हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ माज अहमद और आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था। वो खास करके इंट्रोडक्टरी वीडियो था और आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, मतलब नई और पुरानी शब्दावली। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? मतलब यदि जिस संदर्भ में जानकारी तैयार की जाती है वह समय के साथ बदल जाता है तो भाषा और अर्थ क्या होगा। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. मतलब ऐतिहासिक अभिलेख हिस्टोरिकल अभिलेख और डिफरेंट भाषाओं में मौजूद है। ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न भाषाओं में मौजूद है जिनमें पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बदलाव आया है। In variety of languages which have changed considerably over the years, मतलब जिनमें पिछले वर्षों में कुछ हद तक बदलाव आया है। Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. उदाहरण के लिए मध्यकालीन फारसी और आधुनिक फारसी दोनों आपस में भिन्न हैं। अगला है द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। मतलब अंतर केवल ग्रामर और व्याकरण और शब्दावली मतलब मीनिंग्स के संबंध में नहीं है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में बदल जाते हैं। समय के साथ जो है शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ले आज भारत को आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में समझते हैं। हिंदुस्तान शब्द को लेंगे और देखिए आज भारत को हिंदुस्तान आधुनिक राष्ट्र के रूप में समझते हैं। When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian. मतलब Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. मतलब जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में फारसी में लिखने वाले हिस्टोरिकल मतलब इतिहासकार मिन्हाज सिराज द्वारा लिखा गया था, तो उनका मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की भूमि से था। जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में जब किया गया था तब उसका मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच वाली भूमि से था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the domination of the Delhi Sultan. मतलब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन भाषाओं के लिए किया जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा में थे। दिल्ली सुल्तान। The areas included in this term shifted with the existence of the Sultanate, but the term never included South India.
मतलब इस शब्द में शामिल क्षेत्र सल्तनत की भाषा के साथ बदलते रहें, लेकिन इस शब्द में कभी भी दक्षिण भारत साउथ इंडिया शामिल नहीं था। दक्षिण भारत शामिल नहीं था, साउथ इंडिया। बाय कंट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। मतलब फाउना इसके विपरीत 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने इस उपमहाद्वीप के भूगोल के जीव जंतुओं और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया। सब कॉन्टिनेंट। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. जैसे कि हम अध्याय में बाद में देखेंगे, इस अध्याय के बाद में देखेंगे, यह कुछ हद तक 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग समान था। वर्ड 14th century similar to the way, समान था। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. मतलब हालांकि भारत जैसी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाइयों का विचार अस्तित्व में था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं था जिसे हम आज इसके साथ जोड़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. मतलब आज इतिहासकारों को, मतलब हिस्टोरियंस जो है हमारे, आज इतिहासकारों को उन वर्ड्स के बारे में सावधान रहना होगा जिनका अतीत में, यानी पास्ट में वे अलग अलग अर्थ रखते थे। टेक फॉर एग्जाम्पल a simple term like foreigner, मतलब foreigner, it is used to mean someone who is not an Indian। मतलब उदाहरण के लिए एक साधारण वर्ड ले, जैसे विदेशी। इसका प्रयोग जो है, जैसे विदेशी, इसका प्रयोग आजकल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो भारतीय नहीं है, who is not an Indian, जो भारतीय नहीं है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. मतलब मेडिवल पीरियड में, मध्ययुगीन काल में विदेशी वह कोई भी अजनबी होता था जो किसी गांव में दिखाई देता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं था। इन हिंदी द टर्म, ये ब्रैकेट में, इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब such a person, and in Persian अजनबी।
मतलब हिंदी में परदेसी शब्द का, परदेसी जो वर्ड जो है उसका यूज यानी उसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा सकता है और फारसी में अजनबी है। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other. To each other. To each other. To each other. तो इसका मतलब अब इसीलिए हम मतलब जो हिंदी में परदेसी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति लिए किया जाता है और फारसी में अजनबी, मगर ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, मतलब इसीलिए एक शहरवासी एक वनवासी को विदेशी मानता होगा, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। Even though they may have had different religious or caste backgrounds, मतलब भले ही उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि इवन अलग अलग रही हो, बैकग्राउंड्स अलग अलग रही हो। तो आज के वीडियो में हम लोग ने ये वाला टॉपिक क्लियर किया, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, मतलब इतिहासकार और उनके स्रोत, इतिहासकार और उनके सोर्सेस, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।